ओके बच्चों, आज हम इसका वीक 3 जो है शुरू कर रहे हैं। वीक 3 की जो सबसे पहली वीडियो है इंट्रोडक्शन टू इन्फ्रेंस, ये सबसे पहले हमने वॉच करनी है। इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या कहता है, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। इसको जरा गौर से सुने। In previous videos, we introduced random variables and explained null distributions. In the following videos, we're going to introduce the details of statistical inference. So if you're a life scientist and you read journal papers, you will see figures like this very often. You have a little bar and an antenna and a little star sometimes. So what does this star mean exactly? If you read genome-wide association study papers, you will see these Manhattan plots, and on the y-axis you see negative log of the p-value. What do these p-values mean? That's what we're going to try to understand in the following videos. So to understand this, we're going to motivate why we do this. In science, it's very common to ask if two things are different. Do smokers' babies weigh less than non-smokers' babies? Is the risk of cancer different in smokers and non-smokers? Are the genotypes of these loci different in type 2 diabetes compared to control patients? Is this gene differentially expressed when you compare a tumor and a normal sample? When we make two measurements and compare, we almost always see some difference. But will we see it again if we measure again? Is this reproducible? Someone else makes the same measurements, will they see it again? Statistical inference tries to quantify all this and answer these questions using mathematics and statistics. तो यहाँ पर जो इसने बात की है, सिंपल वो कह रहा है कि हमारे पास जो है डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं। आप बार चार्ट देखते हैं, उसके ऊपर स्टार लगा होता है, उसका क्या मतलब है। इसके बाद वो डिफरेंट पी वैल्यूज लोग कैलकुलेट करके दे देते हैं, उनका क्या मतलब है। और इस तरह की चीजें कई जो हैं वो देते हैं, कंपैरिजन करते हैं, डिफरेंसेस दे रहे होते हैं, उनका क्या मतलब है। ये जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज अब आएंगी, हम उनमें यही चीज जो है स्टडी करेंगे कि ये क्या मतलब होता कैसे है, ये इन्फ्रेंसेस कैसे ड्रा किए जाते हैं, और किस तरह वो अपना उनका रिजल्ट क्या, उनकी इंटरप्रिटेशन जो होती है वो क्या होती है, उनका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जो है आप टेस्ट जो है एक्सरसाइजेस किसने दी है, इनको हम देखते हैं। टेस्ट एक्सरसाइजेस सबसे पहले कहता है, टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेस्ट वीडियोस प्लीज कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सरसाइज। फॉलोइंग एक्सरसाइजेस, आपने ये एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है ताकि आपको टेस्ट की जो वीडियोस की समझ आ सके कि वो क्या कह रहा है। फॉर दीज एक्सरसाइजेस वी विल लोड द babies data set from babies.txt. We will use this data to review the concepts behind the p-values and then test confidence interval. तो ये babies.txt जो डाटा है ये हमने इंटरनेट से लेना है। उसके बाद वो हमें उसके बारे में डिस्कस करेगा कि ये क्या कॉन्फिडेंस पी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होती हैं, ये होती क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले मैं आर की तरफ जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे जो भी आपका जो तरीकेकार होना चाहिए, वो जो वीडियो आप देखते हो उसका भी साथ साथ प्रैक्टिस किया करो, फिर उसके बाद एक्सरसाइज जो है उसकी प्रैक्टिस किया करो। तो मैं आर की तरफ चलता हूँ जी। आर में मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले एक आर मार्कडाउन फाइल क्रिएट करूंगा। उसमें वीक 03 आर कोर्स वो मैंने क्रिएट की है। कैसे क्रिएट करते हैं, ये फाइल में जाकर न्यू फाइल, यहाँ पे आर मार्कडाउन, इसको जब आप पैक करेंगे तो ये एक नई फाइल खुलेगी। इसकी यहाँ पर आपने टाइटल देना है, जैसे मैंने दिया वीक 03 आर कोर्स, और यहाँ पे ऑथर का नाम जो है मैंने अपना नाम दिया है। आप अपना नाम और अपना जो रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद यहाँ पे HTML, PDF या वर्ड, इसमें से आपने सिलेक्ट करना है किसी एक को। तो MS वर्ड जो है वो आपके लिए ईजी होगा। PDF के लिए मैं PDF को यूज करता हूँ, तो मैं PDF रखता हूँ। आप MS वर्ड यूज करेंगे, आपके लिए इजी रहेगा। PDF के लिए कुछ एडिशनल जो चीजें ऐड करनी पड़ेंगी वो हम बाद में देखेंगे। तो आप MS वर्ड रख के यहाँ पे ओके करेंगे तो आपकी एक नई फाइल जो है वो क्रिएट होगी। अब ये जो फाइल नई है इसने अनटाइटल्ड के नाम से ली है। उसका हम पे अनटाइटल्ड टाइटल जो है उसका अनटाइटल्ड दिया क्योंकि मैंने टाइटल नहीं दिया था, और ऐसे दिया। अब यहाँ पे इसके बाद नीचे
आर मार्कडाउन की फाइलें इसने कुछ लिखी हुई है। मैं सारी जो चीज है इसको डिलीट करूंगा यहाँ से लेकर एंड तक, ताकि यहाँ पर मैं अपनी चीजें जो है ऐड कर सकूं। तो यहाँ सबसे पहले मैं ये चीजें लेकर आता हूँ जो हमारी यहाँ पर उसने दिया है डाटा सेट के हवाले से। मैं ये चीज सारी की सारी कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। ये मैंने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैं इसका अपना रिकॉर्ड में रखता हूँ। और इसके बाद अगली चीज जो उसने देखी है वो कहता है कि हम यहाँ पर इसको जरा रीड कर लें। हमने ये फाइल डाउनलोड करनी है, आपको तरीका आता है डाउनलोड करने का। इसको कॉपी पेस्ट करो अपने ब्राउजर में और उसको ब्राउजर में पेस्ट करने के बाद ये फाइल खुल जाती है। इसको आप राइट क्लिक करके सेव एज कर लो और उसकी फाइल सेव हो जाएगी, उसको आप अपनी डायरेक्टरी में ले आओ। तो यहाँ पर मैं उसको अपनी डायरेक्टरी में ला चुका हूँ। यहाँ पर कहता है दिस इज अ लार्ज डाटा सेट 1236 cases and we will pretend that it contains the entire population in which we are interested. हमारे पास ये एक पॉपुलेशन है, हम इसको एज ए पॉपुलेशन डील करेंगे। We will study the differences in birth weight between babies born to smoking and non-smoking mothers. बच्चों का जो वेट है, बर्थ वेट, हम उसको उनके जो डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे, वो मदर्स जो स्मोकिंग करती हैं और वो मदर जो स्मोकिंग नहीं करती है। फर्स्ट लेट अस स्प्लिट दिस इनटू 2 बर्थ वेट डाटा सेट्स। सबसे पहले हम इसको 2 फाइलों में इसको स्प्लिट करेंगे, वन ऑफ बर्थ वेट्स टू नॉन स्मोकिंग मदर्स एंड द अदर ऑफ बर्थ वेट्स टू स्मोकिंग मदर्स। तो ये BWT डॉट नॉन स्मोक, ये हमारे पास। हम सबसे पहले तो डाटा जो है, अगर उस पर थोड़ा सा आप गौर कर लें, डाटा जैसे उसने यहाँ पर शो भी किया हुआ है कि बर्थ वेट है, गेस्टेशन, पेरिटी, एज, हाइट, वेट और स्मोक। मैं ये डाटा अपने उस फाइल में अगर लेकर जाऊं, ये फाइल मैंने क्रिएट की है, इसके अंदर ही आप देख लें। ये मैंने इस फाइल को डाउनलोड किया और यहाँ पर उसको शो किया है। कैसे किया? बेबीज इज इक्वल टू रीड डॉट टेबल और ब्रैकेट में बेबीज डॉट txt हेडर ट्रू। अब यहाँ पर मैंने रीड डॉट CSV नहीं किया बल्कि रीड डॉट टेबल किया हुआ है। रीड डॉट टेबल क्यों किया है? रीड डॉट टेबल इसलिए कि ये मैट्रिक्स है और CSV फाइल नहीं है, बल्कि उसने एक मैट्रिक्स दिया, TXT फाइल है। ये TXT फाइल है, इसको रीड एक टेबल की फॉर्म में वो रीड करेगा। और हेडर इज इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब यह है कि उसकी जो पहली रो है उसके अंदर जो कॉलम्स के नाम जो है वो भी है, इसलिए उसको उसने हेडर लिखा। तो मैंने इसको लेके ये हेड बेबीज किया है। तो हेड बेबीज ने पहले वाली जो चंद जो 5-6 रोज है, 6 रोज है, वो शो कर दी है। तो बर्थ वेट, गेस्टेशन, पेरिटी, एज, हाइट, वेट और स्मोक। स्मोक में देखें 0, 0, 1, 0, 1, 0 एंड सो ऑन। आगे फाइल आगे जाएगी। तो इसमें 0 और 1 आ रहा है। 1 का मतलब है कि वो मदर्स जो स्मोकिंग करती थी और 0 का मतलब वो मदर्स जो स्मोकिंग नहीं करती थी। और ये जो BWT है, ये बर्थ वेट है इस बच्चे का उस वक्त, बर्थ के वक्त जो है 120 ऑन्सेस जो है, 113 ऑन्सेस, 128 ऑन्सेस एटसेट्रा। उसके बाद हमने उसने कहा उसको फिल्टर करो। फिल्टर का फंक्शन आपको याद होगा, फिल्टर का फंक्शन हम लगाने से पहले हमें dplyr की जो लाइब्रेरी को कॉल करना। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, स्प्लिट करने के लिए पहले लाइब्रेरी dplyr को कॉल किया और उसके बाद मैंने BWT डॉट नॉन स्मोक इज इक्वल टू फिल्टर ब्रैकेट में बेबीज कॉमा स्मोक इज इक्वल टू 0। अब ये डबल इक्वल का साइन यहाँ पे डाला, 0 डाला। तो अब स्मोक वो जो 0 है सिर्फ वो वाले वो फिल्टर करेगा। इसी फंक्शन के जरिए से ये उसने गाइड भी किया है, ये फंक्शन आप यूज करें। हमने वो फंक्शन यूज किया, फिल्टर किया। उसके बाद अगर आप इसको देखेंगे वो परसेंटेज ग्रेटर देन का साइन और फिर परसेंटेज है, इसको हम पाइपिंग कहते हैं। ये पाइपिंग फंक्शन है। पाइपिंग फंक्शन जो है, इसमें जो चीज वो फाइल पहले फिल्टर कर चुका है उसी को यूटिलाइज करते हुए उसका सिलेक्ट का जो BWT कॉलम जो है, बर्थ वेट वाला कॉलम, उसने सिलेक्ट कर लिया और फिर उसके बाद पाइपिंग का फंक्शन यूज करते हुए अनलिस्ट किया, यानी कि जो चीज सिलेक्ट हो चुकी है उसको अनलिस्ट कर दे। अनलिस्ट का मतलब ये है कि हमारे पास चूंकि ये मैट्रिक्स की फॉर्म में आ रहा था, तो मैट्रिक्स को हम एज ए उसमें यूज नहीं कर सकेंगे एक इंडिविजुअल कॉलम को। तो इंडिविजुअल कॉलम को यूज करने के लिए पहले हम उसको सिलेक्ट करते हैं और फिर उसको हम अनलिस्ट करते हैं।
अब ये एक वेक्टर की फॉर्म ले लेगा। अब एक वेक्टर जो है BWT उसका नाम है, तो BWT जो है उसका नाम है BWT डॉट नॉन स्मोक, और दूसरा है BWT डॉट स्मोक। ये दूसरा नाम उनका है, बच्चों का बर्थ वेट है जो जिनकी जो मदर्स है स्मोकिंग करती है। ये दोनों सिलेक्ट हो गए। नाउ वी कैन लुक फॉर द ट्रू पॉपुलेशन डिफरेंस इन मीन्स बिटवीन स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकिंग बर्थ वेट्स। अब जो स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग जो मदर्स की जो बच्चों के वेट्स हैं उनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने उसने दोनों के मीन्स लेकर, दोनों का मीन्स जो लेकर है उसको आपस में उसका डिफरेंस कैलकुलेट किया, यानी कि मीन ऑफ BWT डॉट नॉन स्मोक माइनस मीन ऑफ BWT डॉट स्मोक, इनका डिफरेंस लिया। और उसके बाद उसने ऊपर लिया लाइब्रेरी राफालिब। लाइब्रेरी राफालिब को क्यों कॉल किया हमने कि जो पॉपएसडी का जो फंक्शन है इसको यूटिलाइज करना हो तो हमें लाइब्रेरी राफालिब को यूज करना पड़ता है, इसलिए उसने पॉपएसडी का फंक्शन यूज करने के लिए लाइब्रेरी राफालिब को भी यहाँ पे कॉल कर लिया। अच्छा, हम ऐसे ही इसको अपने उसमें लेके जाते हैं अपना मार्कडाउन फाइल में। मैंने इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट किया लाइब्रेरी राफालिब और मीन WT डॉट नॉन स्मोक। पहले मैंने फिल्टर भी कर लिया उनको। फिल्टर करने के बाद मैंने उसका, अच्छा यहाँ पे इंसर्ट चंक वाली बात तो आपको याद होगी कि हमने यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट चंक करते हैं। जैसे मेरे पास अगर ये जैसे हो अनलिस्ट, मैं यहाँ पे अगर इंसर्ट चंक करना हो तो कैसे करेंगे? कोड में जाकर इंसर्ट चंक करेंगे, कोड इंसर्ट चंक। अब ये जो चंक जो है यहाँ पर उसने एक चीज शामिल की है। अब अपनी मर्जी की चीजें, जैसे यहाँ पर लाइब्रेरी जो है मैं इसको कॉल करना चाहूँ डिप्लायर, तो ऐसे कॉल कर सकता हूँ। और फंक्शन फिल्टर का फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ जैसा कि मैंने इस तरफ यूज किया भी था। ऐसे मैंने यहाँ पे राफालिब लाइब्रेरी को कॉल किया है और दोनों का मीन बर्थ वेट डॉट नॉन स्मोक माइनस मीन बर्थ वेट डॉट स्मोक, इसका डिफरेंस लिया। मैं अगर इसको यहाँ पर क्लिक करूँ, कंट्रोल एंटर करूँ, तो ये सिंपल जो है उन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर देगा। 8.937 ये ऑन्सेस इनका डिफरेंस आया है। और मैं अगर यहाँ पर इसका इंसर्ट चंक के कंप्लीट रन करंट चंक करूंगा तो ये पॉपएसडी अगला दोनों का जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो भी कैलकुलेट कर दिया दोनों का। 17.38 और 18.08 ये इसका है। तो ये दूसरा हमने जो चंक है उसको यूज करते हुए उसके अंदर कोड लिखा और उसको रन किया तो हमारे पास दोनों के मीन्स का डिफरेंस भी आ गया और दोनों की जो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गई। ये हमने कैलकुलेट कर ली उसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। नाउ द पॉपुलेशन डिफरेंस ऑफ मीन बर्थ वेट्स इज अबाउट 8.9 ओंसेस। अब ये 8.9 ओंसेस का जो फर्क आया है जो उनके बच्चों की जो वेट में, तो यहाँ पर एक हम इन्फ्रेंस भी ड्रा कर सकते हैं अपने तौर पर कि दोनों सैंपल्स के जो बर्थ वेट्स है उनका देखें, जो दोनों पॉपुलेशन जो है स्मोकिंग मदर्स और नॉन स्मोकिंग मदर्स वाली, उन दोनों का डिफरेंस 8.9 है। और बर्थ वेट नॉन स्मोक का इसका मतलब है जो ऐसे बच्चे जिनकी मदर्स जो स्मोकिंग नहीं करती उनका वेट बच्चों का जो ज्यादा होता है। The standard deviations of the non-smoking and smoking groups are about 17.4 and 18.1 ounces respectively. As we did with the mouse wave data, this assessment interactively reviews inference concepts using simulations in R. कह रहा है इससे पहले हमने जो माउस का डाटा लेकर भी कुछ सिमुलेशंस की थी, सैंपल ड्रा किए थे, ऐसा ही हम इनके साथ भी करेंगे। We will treat the baby's dataset as the full population and draw samples from it to simulate individual experiments. हमारे पास ये टोटल पॉपुलेशन है, इसको कंसीडर करते हुए उसमें से सैंपल ड्रा करेंगे। We will then ask whether somebody who only received the random samples would be able to draw correct conclusions about the population. हम इन सैंपल से के रिजल्ट्स भी ले चुके होंगे, उसके से पहले हमारे पास पॉपुलेशन के रिजल्ट्स भी मौजूद होंगे। तो कह रहा है कि हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ सैंपल्स ही हों तो क्या उनसे ड्रा किए हुए रिजल्ट्स जो हैं वो भी ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं। We are interested in testing whether the birth weights of babies born to non-smoking mothers are significantly different from the birth weights of babies born to smoking mothers. नॉन स्मोकिंग मदर्स के बेबीज के वेट और स्मोकिंग मदर्स के बेबीज का वेट जो है उसका वो कंपैरिजन करना चाहता है। टेस्ट एक्सरसाइज टी टेस्ट एक्सरसाइज 1 है जी, सेट द सी दैट 1। ये कंप्लीट जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन उसने यहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ है, मैं ये इसको भी आर में ले गया।
एक्सरसाइज 1 इसकी हेडिंग रखी, ये डबल हैश के बाद जो चीज भी हम लिखते हैं वो हेडिंग बन जाती है। मैंने इसको हेडिंग रखा, उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दी, और उसके बाद इंसर्ट चंक करके एक नया चंक, उसके अंदर वो कोड भी लिखा। कौन सा कोड लिखा? जो कोड यहाँ पर वो चाहता है। सेट द सीड एट 1 एंड ऑब्टेन अ सैंपल फ्रॉम द नॉन स्मोकिंग मदर्स dat.ns, उसका नाम रखो dat.ns ऑफ साइज n इज इक्वल टू 25। 25 का साइज का सैंपल ड्रा करो। देन विदाउट रीसेटिंग द सीड, आप सीड 1 जो किया उसको रीसेट ना करो, एज इट इज रहने दो। टेक अ सैंपल ऑफ द सेम साइज फ्रॉम स्मोकिंग मदर्स dat.ns, यानी कि नॉन स्मोकिंग मदर्स का भी एक सैंपल ड्रा कर लें, स्मोकिंग मदर्स का भी एक सैंपल ड्रा कर लें। कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिस्टिक, उसकी टी वैल्यू कैलकुलेट करें, जिसका नाम रखें कॉल इट टी वेल TVAL, उसका नाम रखें। व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द टी स्टैटिस्टिक, कहता वो जो टी वेल आपने कैलकुलेट की है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आई है। तो मैंने वो आर में गया, यहाँ पर मैंने आप उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी लिख लिया है। उसके बाद में वो कोड लिखा जो कोड इस वक्त हमें जरूरत है। तो set.c.1 किया, उसके बाद dat.ns इज इक्वल टू सैंपल ब्रैकेट में bwt.non-smoke, 25। तो bwt.non-smoke और जो इसका आ रहा है bwt.non-smoke, ये हमने वो सिलेक्ट किया डाटा जो अभी ऊपर हमने फिल्टर किया था, उसमें से 25 का सैंपल जो है सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद dat.ns इज इक्वल टू दिस और dat.s इज इक्वल टू सैंपल bwt.smoke, 25। दोनों सैंपल हमने सेलेक्ट किए। मैं इसको अगर रन करूं, जो सीड एट 1 भी और उसके बाद दोनों वैल्यूज दोनों सैंपल्स को मैं कंट्रोल एंटर किया सिलेक्ट करके, उसने दोनों जो डाटा जो है उसके सैंपल ड्रा कर लिए। अब कहता है टी वैल्यू कैलकुलेट करें। टी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? टी वैल्यू कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फार्मूला है जो आप स्टैटिस्टिक्स में शायद पहले भी देख चुके हूं, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। ये जो फार्मूला है ये t इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाई s1 स्क्वायर और n1 प्लस s2 स्क्वायर n2 होल अंडर रूट। ये आपका जो टी स्टैटिस्टिक का फार्मूला है, ये फार्मूला हमें यूज करना होगा। ये फार्मूला हम लगाएंगे पहले टी वैल इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार। तो x1 बार हमारे पास यहाँ पर हमने लिखा मीन ऑफ डेट ns माइनस मीन ऑफ डेट s, ये दोनों का जो डिफरेंस आ गया, मीन एवरेज सैंपल की जो है डेट ns और डेट s, हमारे पास जो दोनों सैंपल्स हैं हमने उन दोनों के मीन लिए। हमने यहाँ कैलकुलेट करके नहीं दिए बल्कि डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि वो खुद ही कैलकुलेट कर सकता है, आर जो है इसलिए उसने हमारे लिए कैलकुलेट करेगा। डिवाइडेड बाई SQRT। अब ये स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट के बाद जो भी आपकी यहाँ पर आएगी ब्रैकेट आएगी, वो ब्रैकेट जो है उसके अंदर जितना भी चीजें होंगी उस सब का स्क्वायर रूट लेगा वो। तो मैंने लिखा वेरिएंस वेर ब्रैकेट में डॉट ns ओवर 25। तो डॉट ns का वेरिएंस ओवर 25 प्लस डॉट s का वेरिएंस ओवर 25। तो S1 स्क्वायर के वेरिएंस मान ले रहे हैं, तो मैंने डायरेक्ट वेर का फंक्शन यूज कर लिया, बजाय SD का फंक्शन यूज करके फिर उसका स्क्वायर करता मैं, तो मैंने वेर का फंक्शन यूज करके उसको डायरेक्ट यूज कर लिया। तो ये पूरा टी का फार्मूला मैंने यहाँ पर दिया है। तो टी वेल, मैं अगर इसको रन करूं, कंट्रोल एंटर करूंगा तो ये कैलकुलेट हो गया, और मैं टी वेल लिख के इसको फिर एंटर किया तो हमारे पास यहाँ उसकी वैल्यू आ गई 1.659325। ये हमारे पास जो उसकी वैल्यू सिलेक्ट होगी। अगर मैं इस पूरे कोड को लिख के इकट्ठा यहाँ पे रन करंट चेक कर दूं तो वो भी एक तरीका है। मैंने करंट चेक रन किया और उसके बाद उसने पहले तो सैंपल ड्रा किए दोनों, फिर उन दोनों की टी वैल्यू कैलकुलेट की, और फिर मैंने नीचे जो टी वेल लिखा है उसको शो करने के लिए तो उसने यहाँ पर शो भी कर दिया। मैं ये वैल्यू लेता हूँ और उधर जाके पेस्ट करके मैंने इसको जब सबमिट किया तो वो उसको जो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये आपकी वैल्यू ठीक कैलकुलेट हुई। तो अब ये हम पे फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो टी वैल्यू का फार्मूला याद नहीं है तो आप कहीं से देख सकते हैं, तो आप उसको देख के आप याद कर लेंगे। मेरे ख्याल अब आपको भूलना नहीं चाहिए ये वाला फार्मूला। कौन सा फार्मूला? ये वाला जो टी स्टैटिस्टिक का फार्मूला है, टी इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2। ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसके बाद हमने उसकी अगली जो इंस्ट्रक्शंस है वो ली, टी टेस्ट एक्सरसाइजेस 2
Recall that we summarize our data using a t-statistic because we know that in situations where the null hypothesis is true and a sample size is relatively large, this t value will have an approximate standard normal distribution. ये बात हम इससे पहले जानते हैं कि अगर हमारे पास जो सैंपल साइज जो सफिशिएंटली लार्ज हो और हम अज्यूम करते हैं कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है, तो इसका मतलब है कि ये जो टी वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करती है. बिकॉज वी नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टी वैल्यू अंडर द नल, we can quantitatively determine how usual the observed t value would be if the null hypothesis were true. और हम इससे हम टी वैल्यू को यूज करते हुए हम उसकी जो प्रोबेबिलिटी जो है ऑब्जर्व टी वैल्यू वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हम इसमें कंफर्म भी कर सकते हैं कि आया कि वो अंडर द नल हाइपोथेसिस जो है वो कैसी है, उसकी सिचुएशन क्या है. The standard procedure is to examine the probability t-statistic that actually does follow the null hypothesis would have large absolute value than the absolute value of the t value we just observed. तो एक टी वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करते हैं खुद, एक टी वैल्यू होती है वो हम कैलकुलेट नहीं करते, वो अंडर द नल हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली एक्चुअली वो होती है. तो दिस इज कॉल्ड द टू साइडेड टी टेस्ट. आप उसकी जो है उनका आपस में जो है वो कंफर्म भी कर सकते हैं, उसको चेक भी कर सकते हैं और उनका डिफरेंस भी हम उसको उसकी बेस पर जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसकी बेस पर हम वो पी वैल्यू वो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वो जो टू साइडेड टेस्ट है. अच्छा, वो कहता है we have computed these by taking 1 minus the area under the standard normal curve. आपके पास एक स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, उसके दो पॉइंट्स हैं, एक है माइनस एब्सोल्यूट टी वैल्यू और दूसरा है एब्सोल्यूट टी वैल्यू. उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके 1 माइनस कर दो, 1 से माइनस कर दो. इन आर वी कैन डू दिस बाय यूजिंग द पी नॉर्म फंक्शन. पी नॉर्म फंक्शन आपने पहले भी यूज किया था. पी नॉर्म फंक्शन का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी को यूज करते हुए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा. वो फंक्शन है पी नॉर्म. या ब्रैकेट में हम वो आर्गुमेंट्स देंगे जिनकी बेस पर हम वो कैलकुलेट करते हैं, which computes the area under a normal curve from negative infinity up to the value given as its first argument. तो जो वैल्यू भी हम देते हैं, जैसे पी नॉर्म के अंदर एब्सोल्यूट टी वैल्यू यहाँ पे हमने दी है, उसकी जो वैल्यू थी 1.6 वगैरह, तो उससे जो लेफ्ट जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो कैलकुलेट हो जाएगी. कैसे? मैं यहाँ पर आपको एक अगर हम ग्राफ बनाए, मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ग्राफ है, तो ये हमारी नॉर्मल कर्व का वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व है, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो माइनस टी और जो राइट पर है यहाँ पे हो प्लस टी. तो ये माइनस टी और प्लस टी जो है वो कहता है माइनस टी तक जो पी नॉर्म का फंक्शन है अगर हम यूज करें तो माइनस टी की वैल्यू दे दे तो वो ये वाला एरिया कैलकुलेट कर देगा, और अगर हम प्लस टी का वैल्यू दे तो वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर ये प्लस टी तक कैलकुलेट कर देगा, और अगर हम प्लस टी वाले से माइनस टी वाले माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा. तो ये दरमियान वाली जो पी वैल्यू है माइनस टी से प्लस टी तक, अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वाली प्रोबेबिलिटी उसको पी नॉर्म प्लस टी और पी नॉर्म माइनस टी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पर वो वैल्यू कैलकुलेट होगा. अच्छा, अब उसने क्या किया, पी नॉर्म एब्सोल्यूट टी वैल्यू माइनस पी नॉर्म माइनस एब्सोल्यूट टी वैल्यू, जो टी वैल्यू आई थी उसकी माइनस प्लस वाली में से माइनस वाली को माइनस कर दिया. तो ये जो दरमियान में प्रोबेबिलिटी बनती है बिल्कुल ये वाली बनती है जो अभी हमने हाईलाइट की है. अच्छा, उसने इसको फिर 1 से माइनस कर दिया. इसको 1 से माइनस किया तो क्या होगा, जब 1 से माइनस करेंगे ये वाली 1 से माइनस हो जाएगी, तो ये दोनों साइडों पर ये जो एरिया बचता है वो आ जाएगा जो दोनों टेल्स में है. तो इसको हम बोलते हैं पी वैल्यू, इनके दोनों टेल्स में पी वैल्यू है. अगर तो ये टू साइडेड है इसलिए हमने दोनों टेल्स को लिया. अगर वो सिर्फ माइनस लेफ्ट वाले टेल को लेना चाहता तो सिंपली उसने क्या करना था, ये माइनस टी तक की जो प्रोबेबिलिटी है ये वाली वो कैलकुलेट करता तो यही पी वैल्यू होती. और अगर वो लेना चाहता अपर टेल वाली तो वो क्या करता कि माइनस इन्फिनिटी से जो बनता है प्लस टी तक का एरिया
वो सारे का सारा 1 से माइनस करेगा तो ये वाला आ जाता, अपर टेल वाला। अब जो कि दोनों टेल्स में उसने लिया, 2 साइडेड ले रहा है, तो इसलिए दोनों टेल्स को बचाना है, तो उसमें दरमियान वाला जो एरिया था उसको 1 से माइनस कर दिया। ये वाला फंक्शन उसने 1 से जब दोनों वैल्यूज को प्रोबेबिलिटी, दोनों टी वैल्यूज की पी नॉर्म को माइनस किया, तो ये जो बचा इसको उसका था पी वैल्यू। पी वैल्यू है ये वाली पी वैल्यू। व्हाट इज दिस एस्टिमेटेड पी वैल्यू? ये वैल्यू कितनी आती है वो हम आर में जाएंगे। हमने ये फंक्शन लिखा, यहाँ पे पहले इंसर्ट किया वो चंक, और पी वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी नॉर्म एब्सोल्यूट टी वैल्यू माइनस पी नॉर्म माइनस एब्सोल्यूट टी वैल्यू। इन दोनों का डिफरेंस लेके उसको 1 से माइनस किया, और फिर मैंने यहाँ पे आप देखें तो एक सेमी कॉलन लगा के फिर पी वैल्यू लिखा है। इसको मैं करता हूँ, अगर मैं रन करूंगा तो ये पी वैल्यू शो भी करेगा। अगर मैं आखिर तरफ पी वैल्यू नहीं लिखता वो शो नहीं करेगा, सिर्फ कैलकुलेट करेगा, लेकिन मैंने शो करने के लिए पी वैल्यू भी लिखा। तो ये आ गया 0.09705034। अच्छा, मैं कहता हूँ इसको जो हमने यहाँ पर मैंने एब्सोल्यूट टी वैल्यू यहाँ पे ले लिया था। एब्सोल्यूट टी वैल्यू क्यों लिया था कि ऊपर वाले जो चंक में हमने वो टी वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। ये देखें टी वैल्यू, टी वैल्यू इज इक्वल टू, तो टी वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने ली और उसकी पी नॉर्म लिखी, और माइनस पी नॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट टी वैल्यू की माइनस, यहाँ पे माइनस का जो हमने वो डाल दिया साइन, तो ये दोनों का डिफरेंस लेकर उसने 1 से माइनस करके हमें दे दिया। मैं इसको अल्टरनेटिवली अगर पी वैल्यू जो टी वैल्यू है हमारे पास 1.659, वो अगर हम एग्जैक्टली यहाँ पे खुद भी लिख लें और उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके माइनस करके उसको 1 से माइनस कर दें तो भी वही रिजल्ट आएगा। तो वो वैसे मैंने इसको रन किया, मैं इसको फंक्शन को रन करता हूँ यहाँ पर, तो वो बिल्कुल यहाँ पे उसने 2 दफा वैल्यू दे दी है पी वैल्यू। एक दफा ऊपर वाली पी वैल्यू यहाँ पर ये वाली, और एक दफा नीचे वाली पी वैल्यू 1 उसको मैंने रखा था वो उसने दे दी, दोनों ही दे दी। एनी हो, मैं इसको पी वैल्यू को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके जब उसको सबमिट किया तो उसने उसको एग्री किया कि आपकी ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा जरा गौर करें कि ये पी वैल्यू बताती क्या है। ये पी वैल्यू से हम डिसीजन कैसे लेते हैं ये आपने याद रखना है। पी वैल्यू की इंटरप्रिटेशन जो है 0.097। अब आपका जो अल्फा की वैल्यू होती है, हम आमतौर पे जो अल्फा की वैल्यू सेट करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 0.05 हम ये रखते हैं। तो 0.05 से अगर तो लेस हो, अगर आपकी पी वैल्यू 0.05 से लेस हो, यानी कि P इज लेस देन माइनस 0.05, P वैल्यू इज लेस देन, नो माइनस की जरूरत नहीं, P वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है। अगर तो P वैल्यू लेस देन 0.05 हो तो हम कहते हैं कि रिजल्ट सिग्निफिकेंट है, उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है। अगर P वैल्यू आपकी 0.05 से बड़ी हो तो हम कहते हैं कि वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये जो P वैल्यू अभी यहाँ पे निकली है, उस टी वैल्यू के दरमियान जो अभी हमने पहले टी वैल्यू निकाली है, फिर उनके दरमियान पी वैल्यू निकाली है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। यानी कि वो जो डिफरेंस है उनका बर्थ वेट्स का वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर ये 0.05 से छोटी होती पी वैल्यू तो हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब वो ऐसा है तो इसलिए चूंकि वो नहीं कर रहा था इसलिए हम उसको सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं कहते। उसके बाद कहता है बाई रिपोर्टिंग ओनली पी वैल्यूज many scientific publications provide an incomplete story of their findings। अगर हम सिर्फ p वैल्यू दे दें तो ये हमारी स्टोरी कंप्लीट नहीं होती बल्कि इनकम्प्लीट स्टोरी है। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए? एज वी हैव मेंशन्ड, with very large sample sizes, scientifically insignificant differences between two groups can lead to small p values. So confidence intervals are more informative as they include the estimate itself। वो कहता है ये ठीक है, ये रिजल्ट्स दे रहे होते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होते हैं वो इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास उनके अंदर वो वैल्यू भी शो हो रही होती है जो हमने कैलकुलेट की है, जो एस्टिमेट की होती है। वी विल लर्न हाउ टू कंप्यूट दीज इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। अगले मॉड्यूल में दोबारा वो पी वैल्यू से आगे कॉन्फिडेंस इंटरवल्स को वो कैलकुलेट करेगा, तो वो हमें सिखाएगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज का लेक्चर जो यहाँ तक था, आप इसको दोबारा एक दफा देख लें। हमने क्या किया है, हमने एक डाटा डाउनलोड किया babies.txt, उसके बाद उसने उसको कहा कि फिल्टर करो, हमने फिल्टर कर लिया,
जो स्मोकिंग मदर्स के जो BWT था, बर्थ वेट था बच्चों का, और नॉन स्मोकिंग मदर्स का, इन दोनों का उसका हमने फिल्टर किया। फिल्टर करने से पहले हमने डीप्लाई लाइब्रेरी को भी कॉल किया। उसके बाद दोनों का डिफरेंस भी कैलकुलेट किया, और उसके बाद डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद दोनों की स्टैंडर्डाइजेशन भी कैलकुलेट की। अब उसके बाद एक्सरसाइज 1 उसने दी थी। सेट शीट 1 करने के बाद हमें उसने कहा कि आप इसकी टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करो। उसके लिए हम टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो हमने कैलकुलेट की। टी वैल्यू, वो हमारे पास फार्मूला मौजूद था, वो फार्मूला हमने यहाँ से यूज किया है, ये वाला। T is equal to x1 bar minus x2 bar divided by square root of s1 square over n1 प्लस s2 square over n2। ये सारे का अंडर रूट है यहाँ पे। ये टी वैल्यू इसके साथ हमने कैलकुलेट की, और उसके बाद ये पी वैल्यू हमने दे दी। उसके बाद उसने कहा पी वैल्यू कैलकुलेट करो। पी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है। नॉर्मल कर्व का -t और +t के दरमियान वाला एरिया कैलकुलेट किया। इस एरिया को 1 से माइनस कर दिया तो पी वैल्यू आ गई दोनों टेल्स में जो मौजूद। तो ये आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म हुआ। अब आप इससे आगे जो स्टूडेंट्स के लिए जो काम है, वो नेक्स्ट जो वीडियो है वो वॉच करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर उसने जो दिया है कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैलकुलेट करना, और वो वीडियो पहले दे रहा है, उसके बाद उसका एक्सरसाइज दे रहा है। तो ये एक्सरसाइज भी, ये वीडियो वॉच करने के बाद एक्सरसाइज सॉल्व करके उसकी मार्क डाउन फाइल जो है वो आपने सबमिट करनी है। तो यहाँ पर भी एक और चीज उसने इंफॉर्मेशन जो दी है, यहाँ पे जो वीडियो दी है उसकी RMD स्क्रिप्ट भी दिया हुआ है। तो आप उसका RMD स्क्रिप्ट भी देख सकते हैं कि वो कैसे कैसे कर रहा है। वहां पे RMD स्क्रिप्ट जो है उसको कॉपी करके आप अपने RMD फाइल भी जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद आपने करना भी यही है, RMD फाइल इस वीडियो की भी जनरेट करनी है। जो जो काम उसने यहाँ करवाए हुए हैं वो भी आपने लेकर आने हैं अपने RMD फाइल में। और उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ये वाली, इस एक्सरसाइज की जो सोल्यूशंस है उनका मार्कडाउन फाइल भी आपने डेवलप करना है, और उसको फिर सबमिट करना है। नेक्स्ट आपकी जो आएगी असाइनमेंट जो मैं दूंगा आपको, उसमें आपने सबमिट करना है। तो थैंक यू वेरी मच। आज का ये लेक्चर इतना ही था।